हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम आपको एक न्यू चीज़ को लेके आए हैं। वो ये है विजन आईएएस, जो आपका पीटी 365 निकालता है। इसमें क्या रहता है, आपके जितने भी एक साल के अंदर के जितने भी करंट अफेयर्स की चीज़ें रहती हैं, वो भी खासकर एक सब्जेक्ट का, जैसे कि इसमें पॉलिटी की बात करेंगे, मतलब राज्य व्यवस्था रहेगी, तो उसी का पूरा कंप्लाइनेशंस रहता है इसमें। तो आज की क्लास में हम पीटी 365 ये राज्य व्यवस्था का देखेंगे, और ये अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का इसमें सारा करंट अफेयर कवर रहेगा आपका। ओके, हाँ 24 भैया, 24 दिसंबर अभी आएगा बाद में, समझ गए। तो इसमें हम टॉपिक को पहले देख लेते क्या होते हैं। देखिए, ये कोई भी विजन का ऑफिशियल चैनल नहीं है, बट आपको यहाँ पे कुछ मैगजीन से सॉल्व कराई जा रही है। अगर आप ये चाहेंगे तो ये मार्केट में भी मिल जाती है, मार्केट में भी वो जीरोक्स करके निकालेंगे, जैसे कि हम खुद लाए भी उसको है, आपको दिखाएंगे। बट इसमें क्या है कि हम लोग बस यहाँ पे अपने रीड करने से मतलब और कुछ नहीं, कुछ देखते हैं क्या क्या है। राज्य व्यवस्था और शासन की बात करेंगे, इसमें पॉलिटी रहेगी एंड गवर्नेंस। तो कुछ इंट्रो देख लेते हैं। विषय सूची क्या क्या है। संविधान से संबंधित मुद्दे रहेंगे, इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस। मूल ढांचे का सिद्धांत, जैसे कि आपका जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ था, है ना, तो उसमें जो 1973 वाला, तो इसमें क्या अभी 50 साल इसके पूरे हो गए, उससे रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता का मूल ढांचा, हाँ अभी करंट का टॉपिक रहता है जिला न्यायालय से। अनुच्छेद 370 का जो ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया, ये सब। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो अधिनियम 2023 बना, जिसमें उनका जो अध्यक्ष है वो सीएम और दिल्ली ही रहेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। प्रिवेटिव डिटेंटेशंस रहेगा, व्यक्तित्व अधिकार क्या क्या थे, हेट स्पीच क्या थी, उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या था। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी रहेंगी। संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली क्या था, अविश्वास प्रस्ताव, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशंस। कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार भी रहेंगे इसमें। विधि निर्माताओं का निष्कासन की बात करेंगे। दल बदल विरोधी कानून, देखिए आपको अगर यूपीपीसीएस भी देना है तब उसके लिए भी बेनिफिशियल, आरओ देना है उसके लिए भी करंट की चीजें यहाँ कवर हो जाए। देन आपको यूपीएससी देना है उसके लिए तो सोने पे सुहागा। संसद का सचिवालय, ठीक है। फिर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। फिर हम देखेंगे शहरी से स्थानीय निकायों को क्षमता निर्माण क्या था, पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 को देखना है। ओके, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी कुछ रहेंगी। अदर इंपोर्टेंट न्यूज, केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे, राज्यपाल की भूमिका क्या थी, सहकारी संघवाद क्या था, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। देखो, इसमें जो भी टॉपिक से जितने भी आपका करंट का रहता है, उससे सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, जो इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स थे, वो देखेंगे। न्यायपालिका को देखना है, न्यायपालिका की जो नियुक्तियां हैं उसके बारे में। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIGS की बात करें। कानूनी सहायता क्या थी, मध्यस्थता अधिनियम 2023 क्या था। लोक अदालत की बात करेंगे, मॉडल जेल अधिनियम 2023। और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां रहेंगे। चुनाव की बात करेंगे, इसमें आपका चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का अधिनियम 2023 की बात करेंगे। चुनाव प्रक्रिया और सुधार हेतु एक साथ चुनाव, राजनीति का अपराधीकरण, चुनावी फंडिंग, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। महत्वपूर्ण अधिनियम विधेयक भी देखेंगे। नारी शक्ति जैसे आपका आया है ना, 106वां संविधान संशोधन है 2023 का। फिर इसके बाद हम बहुराज सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम भी देखेंगे। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम भी देखेंगे। भारत में OTT विनियमन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को भी देखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद डिजिटल जो आपका सर्विस एक्ट है वो देखेंगे। आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम भी देखेंगे। भारतीय न्यायिक संहिता, है ना, भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता, ये भी देखेंगे 2023 में क्या क्या चेंजेस हुए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी देखेंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 देखना। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, अभी सिलेबस और है, हाँ इसका सिलेबस ही बड़ा है, एक एक हेडिंग में रहेंगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। 99 पेजेस हैं, और वो 90 पेजेस आपको रीडिंग के लिए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023, इंटरनेट शटडाउन, ना। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी देखेंगे। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक जो सांविधिक या कार्यकारी निकाय, वो सबको देखना है। लोकपाल के बारे में बात करेंगे। परिसीमन आयोग क्या था, जो डिप्लीमेशन ऑफ कमीशन, है ना। फिर आपके बाद प्रवर्तन निदेशालय की बात करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल जो आपके NCC की बात होगी। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां रहेंगी। शासन से महत्वपूर्ण पहलू, मिशन कर्मयोगी क्या था, सूचना का अधिकार क्या है, आधार से रिलेटेड क्या क्या चीजें चेंजेस हुए। ऑनलाइन गेमिंग का जो विनियमन किया गया उसके बारे में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की बात करेंगे। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और द वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश दिए गए, वो देखेंगे।
अनुसूचित जनजाति और जो अन्य परंपरागत वन निवासी जैसे वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 का या वन अधिकार अधिनियम FRA के बारे में देखेंगे। और ये एक्ट रहेंगे, महत्वपूर्ण सुर्खियां भी इसमें रहेंगी। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी विषय की आपको क्यूज करने तो उसको क्यूआर कर सकते हैं। ये विजन बहुत अच्छा देखो अपना बनाता है। और विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश लिखा है कि PT60 में वो वार्षिक सारी चीज़ों को ऐड करते हैं और कुछ नहीं है आपका काम का। चलिए, तो आज का ये हेडिंग है हमारी, ये विजन IAS का। देखो मैंने बता दिया कोई ऑफिशियल चैनल नहीं, बट आपको हमें यहाँ पे सारी चीज़ें करा रहा हूँ। और यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा नहीं, बट ये उन लोगों के लिए जो शहर से दूर हैं, चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो उन तक ही आसानी से पहुँच जाए। और चैनल पे जो कोई नया है, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जिसको भी नेक्स्ट भी अगर देना जाना है, 2025 में भी देगा, UPSC 26 में देगा, तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाना रहेगा। तो एक बार रीड कर लें, इसको देखते रहें। NCERT की सीरीज आप लोगों को चल रही है, उसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया कि मूल ढांचे का सिद्धांत। तो जब मूल ढांचे की सिद्धांत की बात आती है तो एक लोग का नाम याद हमेशा आना चाहिए, केशवानंद भारती निर्णय। तो इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर्स ऑफ डॉक्ट्राइन है उसको देखना है, क्या था, सुर्खियों में क्यों है, और ये भी देखेंगे। तो हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय, तो केशवानंद भारती निर्णय की बात करेंगे और इसको डायरेक्ट रीड करेंगे। देखो कुछ काम नहीं है, बता सब लोग पढ़े हुए हैं। तो ये 1973 का ये केस था और इसमें 50 वर्ष इस टाइम पे इसके पूरे हो गए। गौरतलब है कि इस बात से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, है ना। कुछ तो याद आया होगा, अब तो थोड़ा और छोटा कर लें। चलिए अब ठीक है, ओके। तो केशवानंद भारती बात 1973 में क्या था, इसको भी देख लेते हैं। यही बात केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। और केरल में दरअसल क्या होता है, केरल के जो भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों को, इसको जमींदारों और मठों के पास जो मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया था। देखिए एक केस आया था जो भूमि सुधार अधिनियम 1963, तो उसमें क्या था, जिनके जमींदार हैं या मठों के नाम जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया जा रहा था। तो राज्य सरकार के इस निर्णय से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो केशवानंद भारती है और बनाम केरल राज्य है, और सॉरी इसको भारत संघ नहीं बोलेंगे। तो बाद में ये चुनौती दी गई और इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ऊपर कर लेते थोड़ा इसको, भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों की बात की गई थी। वो कौन कौन से थे आपके, आर्टिकल 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों, जिसको हम FRs कहते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। तो देखो समझ में आएगी, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि भाई ये केरल में जो जमींदार थे, मठ के पे ज़मीन थी, तो सरकार ने क्या 1963 का एक्ट लाया और ज़मीन अधिग्रहण करने लगे। तो इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, किसने, आपके जो केशवानंद जी ने। तो इसी के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में FR मतलब फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण का इन्होंने अतिक्रमण का आरोप लगाया कि ये तो हमारे FRs का अतिक्रमण हो रहा है। तो इस बात की जो सुनवाई थी 31 न्यायाधीश, सॉरी 31 नहीं 13 न्यायाधीश है ना, कोई बात नहीं, आपस के आप लोग समझ सकते हैं, गलती हो सकती। तो इस बात की सुनवाई जो सबसे बड़ी अभी तक की जो सबसे बड़ी टीम थी, वो 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ, ओके। इस बाद में से जो जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान भी हैं, नीचे देखें बताते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा कि 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, तथा साथ ही यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों, खासकर आपका जो मूल अधिकार है उसमें भी संशोधन करने की शक्ति है। देखिए मतलब ये 24वें संविधान संशोधन में ऐसा वो कह चुके थे सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को फिर उन्होंने इसको क्या किया, अपने जो निर्णय को सुरक्षित रखा कि नहीं वो ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, चेंजेस आएगा अभी। देखिए, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि संविधान संशोधन कर सकती है, संसद संविधान संशोधन कर सकती है, बट उसके जो मूलभूत सिद्धांतों में कोई परिवर्तन या उसका लोप नहीं होना चाहिए। आप किसी को उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों की जो मूलता है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इसने इससे पहले गोलकनाथ बात था 1967 में, तो उसी को इन्होंने सुरक्षित रखा, हम ऐसे कह सकते हैं ना। इसके पहले जो गोलकनाथ 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है,
उन्होंने कहा, पहले क्लियर कर दिया था कि अगर 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं संसद, लेकिन उनको असीमित शक्ति नहीं है कि आप कोई कुछ भी चेंज कर दें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत जो मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। फिर से इस लाइन को समझते हैं, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने अभी कहा था कि संविधान के तहत जो भी चीजें गारंटीकृत हैं मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। क्या आप चाहोगे हम मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर दें हैं या उनका अतिक्रमण कर दें, कम कर दें? तो ऐसा नहीं कर सकते। गारंटीकृत मूल अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त भी नहीं कर सकते और सीमित भी नहीं किया जा सकता। तो न्यायिक समीक्षा, इसकी जो जुडिशियल रिव्यू आया था कि शक्ति क्या है, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। समझ रहे क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू क्या है? कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की जो समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, मतलब मूल ढांचे में ही आता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट में यहाँ दिया था, क्या देखते हैं। तो इसमें मूल ढांचे के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम सिद्धांत का विकास क्रम देखते हैं क्या हुआ था। दरअसल स्टार्ट होता है संसद के मूल अधिकारों को शायद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। देखो फिर समझना, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं क्या हुआ था पॉइंट। तो A.K. गोपालन का जो बाद आया था 1950 में, उसके बाद आपका 1951 में शंकरी प्रसाद बाद आया। तो ये सारी चीज़ें सेम चलती जा रही थी। फिर 1965 में सज्जन सिंह बाद आए। ये तीनों बाद के बाद फिर आपका आता है 1967 में गोलकनाथ बाद। गोलकनाथ के बाद आपका 1971 में एक उसी को बाद आया। अभी 1971 में आया था, इसमें इसी में कहा गया था, इसको देखते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है। ध्यान देना कि उन्होंने कहा कि संविधान जो संशोधन है अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ पे इन्होंने फिर से कह दिया, कहाँ कह दिया? 1971 में क्या कहा? संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन कोई विधि नहीं है, अधीन विधि नहीं है, तो इसलिए संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक तो ये 24वां जो संविधान संशोधन आया ये बात हो गई। फिर क्या होता है कि जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ही आता है, ये 1971 की बात चल रही है, दोनों उसी टाइम पे। इसमें कहा गया कि धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई है। समझे कि नहीं? धारा 2 उसमें ऐड हुई थी और उसमें कहा गया था कि उचित संपत्ति और मूल अधिकार, मतलब हम मुआवजा देंगे, उचित संपत्ति देंगे और अधिकार में कटौती की गई है। धारा 3 में कहा गया कि धारा 3 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई, कि यहाँ पे बात की गई कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर अनुच्छेद आपका 39B और अनुच्छेद 39C आते हैं। अब इसमें कहा गया के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त किया गया, कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, तो ये तो गलत ही है भाई, संसद कुछ भी कर सकती है, तो ठीक है। फिर 1973 की बात कर, अच्छा इसी का एक पॉइंट और है कि 1971 का ही, कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हैं, तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अभी भी वो कर सकती है, और मौलिक अधिकार के सीमित भी कर दिए। अब एक पॉइंट यहाँ भी था आपका 1967 गोलकनाथ बात था, वो छूट गया था। अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है। इसमें कहा गया था 1967 वाले में, गोलकनाथ में, कि अनुच्छेद जो 368 है इसे संसद को संविधान की शक्ति प्रदान नहीं है ना, ये आपका जो लिखा है। संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें ही इन्होंने कह दिया था। लेकिन देखो मैंने क्या देखा, 1971 में इन्होंने कहा कि संसद द्वारा किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता, संविधान संशोधन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। ओके, तो इन्होंने ये अपनी बात को थोड़ा सा पलट दिया। तो फिर हम ये आपने देखा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार जो ये आपका 1971 का था, अधिकार सीमित है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर उन्होंने कहा 1973 में आपका आता है केशवानंद भारती बात, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी, और आई थिंक आपको ये पेज हमने करा दिया, और उसके बाद हम आगे वाले पेज पे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि अन्य निर्णय भी आए इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर
कि उनकी शक्ति जो कम हो रही थी उस हिस्से को छोड़कर 25वें एवं 29वें संविधान संशोधन अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा, और साथ ही यह भी कहा कि उद्देश्य का मतलब जो आपकी प्रेम्बल्स है कि संविधान का एक भाग है, तो ध्यान देना ये 25-29 में कहा गया था जिसमें इसमें संशोधन किया जा सकता है। भाई जब संविधान का भाग रहेगा तो संशोधन हो जाएगा उसमें, बट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। तो मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में कुछ बात करते हैं कि मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। समझ गए कि नहीं, कि मूल जो भूत विशेषताएं उनको निरस्त नहीं किया जा सकता, ना उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता, ना तो वो संशोधित कर सकते हैं या ना निरस्त कर सकते। ये लिखा ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। तो मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। तो मूल ढांचा क्या, संसद को इतनी छूट नहीं दे रहा है कि आप किसी को चाहो कहीं भी चेंजेस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे संसद को की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित किया गया। तो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, क्योंकि उसमें आप चेंज ना करें, ये जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों, मतलब जीवंत दस्तावेज का मतलब चेंजेस होते रहे, बट लेकिन मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए। धरोहर है जो पुरानी, उसको संरक्षित करिए, आप चेंजेस करते रहिए, इनका कहना है। क्योंकि समय के साथ जो स्थितियां भी बदलती हैं तो अनुरूप भी कार्य भी बदले हुए, है ना। तो इसके तहत कानून का शासन और शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया। तो मूल ढांचा क्या है? कानून का जो शासन है वो शक्तियों का पृथक्करण किया गया, वो सारी चीजें। तो भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गया है ना, संवैधानिक कानून का आधार बन गया है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखी आपकी, यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई जो न्यायपालिका निर्णय दे रही तो उनके भी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उससे चीजें समझ में आएगी, उन्हें देखेंगे। तो एक ब्रैकेट में लिखा है इसमें कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है उनको देखते हैं। अब मूल ढांचे का भाग क्या क्या है वो हमें देखना। तो इसमें लिखा है कि भारत की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होनी चाहिए, है ना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण होना चाहिए, संविधान की जो संविधान की सर्वोच्चता भी रहनी चाहिए, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप भी होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपका क्या लिखा, एक मिनट, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को जो पृथक्करण है वो बना रहना चाहिए। ये आर्टिकल के थ्रू, अभी आप भागों में आर्टिकल देखेंगे, सारी चीजें वहाँ लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या जो भी आपने क्लियर हो गया होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए, न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो, है ना, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन रहना चाहिए, है ना। तो आपका एफआर और डीपीएसपी के बीच में सामंजस्य रहना चाहिए। लगभग ये आपके 11 टाइप के थे। चलिए जिला न्यायालयों की जो स्वतंत्रता के मूल ढांचे की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर इनका क्या था, सुर्खियों में ये क्यों था? ये देखो पुराना वाला क्लियर हो गया। दरअसल क्या ना, अभी केशवानंद भारती का जो केस था केरल राज वर्सेस, तो उसके जो 50 साल हुए थे, तो वो करंट का टॉपिक है, 100% बना रहेगा। क्या क्या सुर्खियों में रहा, ऐसे क्वेश्चन आते। सुर्खियों में देखते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद। तो ये अखिल न्यायाधीश वाला है, देखो अखिल सेवा नहीं है, भारतीय सेवा नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ केवल जजों की नियुक्तियों को लेकर था। तो इसमें कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिला न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, किसकी, जिला न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, कि मतलब इनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अन्य संबंधित तथ्य और दिए गए आपके, जैसे कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। क्या प्रकाश डाला, इनमें कुछ पॉइंट आपके सामने देखते हैं। लिखा है कि जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एक रूपता बनाए रखी जानी चाहिए।
तो ये कहा कि जिला न्यायालय हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच जो वेतन है, पेंशन है, अन्य जो सेवाएं हैं, तो इन सब में एकरूपता बनी रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि शक्तियों के पृथक्करण, है ना, न्यायपालिका के जो पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पे न्यायपालिका को सेपरेशन भी दे रहे हैं कि वो सेपरेट रहे, अलग रहे। तो इनका जो अधिकारों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा था कि जो पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता होनी चाहिए। जो पदनाम है, सेवा शर्तें, एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। समझिएगा नहीं, ये लाइन एक इंपॉर्टेंट है कि पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता का मतलब क्या। एकीकृत जो न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के जो न्यायाधीशों की सेवा है या शर्तें हैं अन्य राज्यों में जो समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बराबर होने चाहिए। पूछेगा भी, आपको पता नहीं है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार स्टेटमेंट दे देंगे। जिला न्यायालय की बात करते हैं। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट जो का जज होता है, डीजे जिसे बोलते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय का संग्रहात्मक ढांचा जो अधिकारता और नामकरण या राज निर्धारित करते हैं, और इस कारण से जिला न्यायालयों की जो स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। तो जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। कैसा है ये? त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। क्योंकि इन्फोग्राफिक देखें इसमें, मतलब आगे अभी आपको जो पिक्चराइजेशन किया गया उसको हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें लिखा था कि अधीनस्थ न्यायपालिका का जो संगठनात्मक ढांचा है, अधिकारता और नामकरण राज निर्धारित करते हैं इसमें। ठीक है, तो इस कारण से जिस जिला न्यायालयों की जो स्थिति एक दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। तो हम फिगर के थ्रू देखते हैं क्या है। चलिए, ये लिखा है जैसे एक हाई कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के नीचे आपका जिला एवं सत्र न्यायालय आता है। जिला न्यायालय को हम सत्र न्यायालय कह सकते हैं, सेशन न्यायालय जैसे कहते हैं ना। इसके बाद जो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, सिविल और दीवानी मामले आएंगे। सिविल मतलब आपके नॉर्मल केसेस जो रहेंगे, और दीवानी मामले उन्हीं को दीवानी कहते हैं। क्रिमिनल और फौजदारी लड़ाई झगड़े वाले मामले रहेंगे। हाँ, मोस्टली वकील यही रहता है। सिविल का है या क्रिमिनल है, दो पूछा जाता है। अब वही उसी में सब कंबाइंड हो जाता है। एक मिसलिनियस हो जाता है कि उनको सिविल भी आ रहा है, क्रिमिनल भी आ रहा है। ओके जी, तो इसमें देख लेते हैं क्या है सिविल दीवानी में क्या है। तो इस सिविल जो या दीवानी मामले की बात करें तो इसमें अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट आ जाती है। और यहाँ पे जब क्रिमिनल की बात आती है तो को मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, फिर इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। ये इतना अंतर है। अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायालय के अंडर में, मुंसिफ कोर्ट के अंडर, इसके नीचे मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन या पोस्टिंग जिसकी बात करते हैं, और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा होती। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। राज्यपाल के द्वारा होती, लेकिन उसके पहले इनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप नियुक्ति भी कर रहे हैं, इनका पद भी, पोस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसके लिए परामर्श लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 370 की बात करते हैं, जो निरसन इसके जो अब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 का हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको, अच्छा ठीक है। तो आर्टिकल 370 का निरसन, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सुर्खियों में क्यों था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखा। ठीक है, जो 370 किया गया था, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा, भैया कोई कमी नहीं है, ठीक है कर दीजिए। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने ये अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया था। तो कब आया था? 2019 से था, और आज इसको 5 साल पूरे हो गए, है ना, 2024 चल रहा है। तो अन्य संबंधित तथ्य भी इससे थे, देखते क्या है। अगस्त 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया।
था। इस देखो पहले डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019 को था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। जो भी थे, कोई अपवाद नहीं रहेगा, जो भारत के संविधान में प्रावधान है वो उस पूरे देश पे लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया, तो इसको भी देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीएस में विभाजित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में। एक पहला बनेगा आपका जम्मू कश्मीर बन गया था, दूसरा आपका लद्दाख। तो याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी ना। जब आप 1947 में ही भारत में विलय हो गए थे, आपकी फिर संप्रभुता क्या है? कुछ नहीं, आप भारत का एक अंग है। समझ गए ना? अब अभिन्न अंग नहीं है, अब अंग ही है। पहले था कि अभिन्न अंग है। हाँ, पूरा हो गया। अरे रुक तो जाओ, अभी तुम लाहौर भी ले लोगे, कराची। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा यहाँ पे? एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य में उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने ही कहा था कि अगर संसद चाहे तो राज्य से अगर उसका कोई भी राज्य क्षेत्र है उसको अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, मतलब फिर वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। तो संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों द्वारा, मतलब एक राज्य इधर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से, दोनों के कुछ क्षेत्र को लेके आधा आधा, तो वहाँ से भी वो आपस में मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से से मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये संसद को पावर है। तो संविधान के आर्टिकल 3 की बात करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण फर्स्ट के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द है राज्य। तो राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ये मत सोचिए कि राज्य वो भी केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। तो किस में लिखा है? आर्टिकल 3 या 3A में। ठीक है, हाँ, मतलब आर्टिकल 3 के जो स्पष्टीकरण 1 है ना, उसी के अनुसार आर्टिकल 3A में प्रयुक्त राज्य। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने SR बम्बई मामले पर दिए अपने फैसले को फिर दोहराया और उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। चलिए, ये भी क्या दिया था उन्होंने, क्या कहा कि राज्य में अगर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो क्योंकि पता है आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। समझ रहे हैं? तो सारी चीज़ें वैध थी जब उसमें जुडिशरी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। आर्टिकल 370 एक ऐतिहासिक परिदृश्य था। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या विलय हुआ, कैसे। तो विलय पत्र कहता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ IOA, जिसको हम कहेंगे। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम जो शासक महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे जो IOA है ना आपका, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसोसिएशंस पर हस्ताक्षर किए और इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान, मतलब जो भारत का जब अस्थायी प्रावधान क्या था इसके बारे में देखना। 26 जनवरी 1950 में को लागू हुआ। तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में, किसमें? भाग 21 में जोड़ा गया था। और यहाँ पे भाग 21 का जो शीर्षक था अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो इनको अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए थे। अनुच्छेद 370 में रक्षा, विदेश मामले है ना, वित्त और संचार को छोड़कर, रक्षा को छोड़कर, विदेश मामले छोड़कर और वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। ठीक है, ये 4 मामले, रक्षा था, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 35A है, भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसके साथ था। 35A यह अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था। अब अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के जो स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारियों और उन्हें मिलने वाली जो विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया था।
तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे स्थायी निवासी और उनके विशेष अधिकारी थे, जो अधिकारियों को भी यहाँ पे था, है ना, तो इनको जो विशेष से जो सुविधाएं का प्रावधान किया गया था, बस यही इन लोगों को खल गया था कि 35A तो बना रहने देता है भैया, वही तो सब कुछ था, 370 के अधीन ही तो था ये। हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। क्या था? यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य के राज्य क्षेत्रों, है ना, सीमाओं या नाम के परिवर्तन भी कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में ये सारी चीजें की गई हैं कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्यों के सीमाओं में या नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपरोक्त कानून के लिए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की इनको सिफारिश लेनी पड़ेगी, फिर संसद के किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी। यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम में प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य या विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का इन्होंने नाम चेंज करना है, तो ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति की जब सिफारिश ले जाएगी तो राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास ये विचार भेजेगा, फिर वो कहेंगे करना या नहीं करना। समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बात करेंगे। 2023 में क्या हुआ, सुर्खियों में ये क्यों है और क्या मामला था इसका। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मतलब एनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया और अब यह विधेयक अधिनियम बन गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति से जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो फिर वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, मतलब एनसीसीएसए, इस अधिनियम में एनसीसीएसए के गठन का प्रावधान किया गया है। तो किसका प्रावधान किया गया? एनसीसीए का, है ना। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले, जैसे आपका ट्रांसफर होना किसी का और पोस्टिंग होनी और विजिलेंस के बारे में एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के एलजी को सिफारिशें करना है। ठीक है, अब ये पावर मिल गई दिल्ली के एलजी को, अगर किसी को ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण जो भी मामले रहेंगे तो एलजी को सिफारिश करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो एनसीसीएसए के सभी जो निर्णय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। बात को समझना कह रहा है कि जो एनसीसीएसए है तो जिसके जो सभी निर्णय जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। अब हम सदस्य आपको अभी ऊपर ही बता देते हैं क्या होंगे। तो इसमें जो सदस्य अध्यक्ष यहाँ का मुख्यमंत्री रहेगा और सदस्य सचिव दिल्ली सरकार का जो प्रधान गृह सचिव, मतलब प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे। इस सदस्य की बात करेंगे, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। तो इन्हीं की जो वोटिंग के आधार पर ये लोग निर्णय लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखी थी ना, ये एनसीसीएसए वाला ये। तो दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों ही नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। अब बताइए, तो दोनों ये क्या कहते हैं, प्याजा तो केंद्र सरकार के बैठ गए बेचारे को। केजरीवाल जी को अगर अध्यक्ष भी बना दिया, मान लीजिए कोई भी दिल्ली सरकार का अध्यक्ष ही बना दिया सीएम को, तो वो कर क्या सकते भाई। 2 सदस्य होने के, और यही जब तक निर्णय नहीं देंगे इनकी उपस्थिति होनी चाहिए, नहीं कि सदस्य होंगे, बहुमत होगा सभी तो निर्णय लेंगे। तो ऐसे मामले में जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है, किंतु उन्हें एलजी को सौंपा गया। अब एलजी भी तो केंद्र सरकार का, है ना, प्याजा होता है। तो यहाँ ऐसे मामले में जहाँ एलजी कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे मामले जहाँ पे कोई न्यायिक है आपका या अर्ध न्यायिक जो करने की आवश्यकता है, तो एलजी को प्रमुखता, यह कानून एलजी के विवेकाधिकार पर विस्तार करता है कि एलजी को क्या करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना एलजी। हाँ, इसके तहत वह क्या करेगा, जो एनसीसीएसए है की सिफारिशों की स्वीकृति को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। तो एलजी और एनसीसीएसए के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है भैया, समझ लो। तो ठीक है, वो केजरीवाल जी अध्यक्ष बने रहेंगे, कुछ नहीं, सारी पावर मैन होती है यहाँ पे केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार जो क्या बोलते हैं यूटीएस की है, जो
मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, जो केंद्र सरकार में रहती है, सीधी ऐसी बात। तो मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान कैसे होगा? कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु उसके समझ प्रस्तुत करना होगा। सारी शक्तियां ले ली। बताइए, ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं? क्या दिल्ली में शांति व्यवस्था के बारे में हो सकता है? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध क्या है ना? अच्छे होने चाहिए। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकार, ठीक है। विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्र बसाने, एक विघटन तथा ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। तो ये सारी पावर देख रहे हो, पूरी केंद्र सरकार ने ले ली। अब बेचारे क्या करेंगे केजरीवाल जी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर एनसीटी की बात करें, एनसीटी आपकी दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? 1956 के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का रूप दिया गया था। ध्यान तब कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 239 में इसका प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? अरे भैया कहाँ चल रहा है पेन? अनुच्छेद 239 के तहत किया गया। तो इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटीएस का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, एक मिनट, यूटीएस का जो सीधा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। तो विशेष दर्जा क्या है? एस बालाकृष्ण समिति की सिफारिशों के बाद जब आपका 69वें संविधान संशोधन हुआ था, या 69वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे इसको विशेष दर्जा मिला था। इसको भी देखते हैं एक मिनट। हाँ, तो क्या था? 69वें संविधान संशोधन। अब इससे रिलेट कर लेते हैं ना। अधिनियम ये 1991 में आता, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मतलब एनसीटीडी के रूप में नामित भी किया गया था। तो इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद जैसे आपका 239 ए को जोड़ा गया और दिल्ली को संविधान सभा और मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसमें विधानसभा भी है ना, एवं मंत्रिपरिषद दोनों। तो उपराज्यपाल की बात करें, मतलब आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में, तो ये दिल्ली का प्रशासक होता है, के रूप में नामित किया गया था। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है। कुछ नहीं मन की करते हैं। दिल्ली विधानसभा की शक्तियों की बात करेंगे तो दिल्ली की विधानसभा के जो पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज सूची एवं संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो पुलिस नहीं है इनके पास, लोक व्यवस्था नहीं है, और भूमि जो भी है वो भी नहीं है। बकाया जो भी इनके संवर्धित सूची के या राज सूची या संवर्धित सूची को छोड़, वो इस पर कानून बना सकते हैं। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और संवर्धित सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, संसद भी बना सकती है। जीएनसीटीडी अधिनियम, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम जीएनसीटीडी 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। तो एक पिछले पेज में कुछ चीज़ें देखी थी, ये मैप रह गया था, दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसे भाग सी का राज्य का बनाया गया, मतलब 1951 में उसको जो भाग सी है तो उसका राज्य बनाया गया इसको। फिर क्या होता है कि 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। तो शुरू में तो नहीं था, एक साल बाद फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और विधानसभा का सृजन किया गया। 1956 में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब आपका आया था, जब वो आपको आंध्र प्रदेश को जब पहला राज्य बनाया था, तो उसी टाइम पे ये तय दिल्ली को यूटी का दर्जा मिला। तो शुरू में नहीं था, ये 1956 में इसको यूनाइटेड टेरिटरीज का दर्जा मिला। फिर क्या होता है 1996 में, 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। तो 1966 में आपका दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम आया, किस लिए आया था? दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए। फिर 1991 की बात करें, 1991 में क्या हुआ? 69वां संविधान संशोधन और जीएनसीटीडी अधिनियम 91 को पारित किया गया। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन जीएनसीटीडी कब? 1991 में पारित किए गए। फिर 2021 में जीएनसीटीडी को संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। तो ये था आपका, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी यहाँ पे हैं,
देखते हैं क्या क्या लिखा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करें, सुर्खियों में ये क्यों है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। असाधारण स्थितियों में, कभी कभार, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि चुनाव होते हैं ना, आचार संहिता लगती, सबके हथियार जमा कर लिए जाते हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही इसमें है कि उत्पन्न कर सकता है। ऐसी व्यक्ति कभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन मतलब गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकाबला चलाए हिरासत में रखा जाता है। और भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस वजह से कि आर्टिकल 22(1) और 22(2) में कहा गया कि हिरासत से सुरक्षा मतलब कम हिरासत में ना लिया जाए। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते। अनुच्छेद 22(3) में भी कहा गया कि अगर ऐसा है तो ये दोनों आर्टिकल 22(3) के तहत कहा गया कि वो जो व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है उस पर ये लागू नहीं होंगे। संविधान दोनों चीज लिख रहा है, देख रहे हो। तो ये चीजें समझनी है। मैंने कहा ना कि संविधान, मैंने नहीं कहा है भैया किसी ने कि संविधान, ना तो भारत का संविधान कठोर है न लचीला, मतलब ना एकदम नर्म ना कठोर है, थोड़ा सा मॉडरेट है। संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अनन्य प्राधिकरण प्राप्त है। मतलब समझ रहे हो, अब भारत की रक्षा के लिए कोई आतंकवादी आ गए या कोई भी दूसरे किसी पाकिस्तान से इनसे फंडिंग हो रही है विदेशी मामलों में, है ना, यहाँ की खुफिया एजेंसी कुछ भी है, सुरक्षा से जुड़े मामले जो भी हो, तो ये अनन्य अधिक प्राधिकार प्राप्त है संसद को कि उस पर कानून बना सकती है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आपूर्ति और सेवाओं की जो रख रखाव है ना, तो क्या राज्य की जो सुरक्षा है ना, और लोक व्यवस्था जो भी है, और इनकी जो रख रखाव में संबंधित मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल के भी कानून बना सकता है। तो राज्य विधानमंडल किसके लिए बनाएगा भाई? राज्य की सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सेवाओं के रख रखाव के लिए, तो दोनों को पावर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए। तो दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे था आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 आया था। फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आए, ये सारे कानून इसी के रिलेटेड थे। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 22(1) में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। तो अब देख लीजिए, फिर से पढ़िएगा। आर्टिकल 22(1) में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे आप कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, या डिटेन नहीं किया जा सकता है, या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वो चाहेगा तो अपने किसी वकील से परामर्श ले लेगा, बचाव करेगा। फिर वहीं पे आर्टिकल आपका 22(2) में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी किया जाएगा। ओके। फिर वहीं पे आर्टिकल 22(3) में लिखा है कि उपरोक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत की किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। समझ रहे हैं? अब संदिग्ध स्थिति में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या वो शत्रु देश का नागरिक है, तो उस पर ये आर्टिकल 22(3) के तहत कहा गया कि जब कोई 22(1) है 22(2) वो लागू नहीं होंगे। चलिए 22(4) देखते हैं क्या है।
आर्टिकल 22(4) में लिखा है किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता, मतलब 3 महीने से ज़्यादा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह की डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। कोई कमेटी ने सजेशन दिया कि नहीं नहीं ये इनको गिरफ्तार बना रहना चाहिए, कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं तो उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिर अनुच्छेद 22(7)(b) की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब किसी कोई सलाहकार कमेटी बनाई जाएगी, उनसे सलाह लेंगे। यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियों या व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है, तो ये संसद के ऊपर छोड़ा गया क्या करना है। आगे देखते हैं प्रिवेंटिव जो डिटेंशंस के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय क्या कहा है। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राजस्थान 1950 में एक केस आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दे दी 1950 में। ध्यान देना, A.K. गोपालन बनाम में। फिर इसके बाद सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। लो भैया, तो कोर्ट ने यही कह दिया था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की जो वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। अब वो कैसे करें, जो भी हो। शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में देखते हैं क्या है। तो हालांकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत है, तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करती है या लेकिन सिंपल कर ही रही है वैसी चीज़ें, है ना। कभी कभी देश की जो सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपका वहाँ से व्यक्तित्व अधिकार मतलब पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में बात करेंगे।